हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट का टॉपिक है बाल विकास। आज हम पूरे के पूरे बाल विकास के एमसीक्यू हल करेंगे और उनको डिटेल से भी समझेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिता वाले बर्तन दिए। फरहान ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मस्तिष्क उद्वेलन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? व्यवहारवाद, रचनावाद, प्रत्यक्ष अनुदेशन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन। व्यवहारवाद। दोस्तों, व्यवहारवाद की नींव जो रखी गई थी वो 1913 में रखी गई थी। 1913 में किसके द्वारा की रखी गई थी? जेबी वॉटसन के द्वारा। इनका पूरा नाम है जॉन ब्रूडस वाटसन। इन्होंने ही व्यवहारवाद की नींव रखी थी, या इन्हें ही व्यवहारवाद के जनक माना जाता है। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर व्यवहारवाद वन जो है व्यवहारवाद करेक्ट आंसर नहीं है। ना ही प्रत्यक्ष अनुदेशन, ना ही क्रिया प्रसूत अनुकूलन। हमारा राइट आंसर है रचनावाद। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, रचनावाद। दोस्तों, रचनावाद ये जो कक्षाएं होती हैं वो बच्चों के जो क्षमता के अनुसार चलती हैं, बच्चों की रुचियों पर आधारित होती हैं। किस पर? बच्चों की रुचियों पर आधारित होती हैं। इसीलिए रचनावादी कक्षाओं को क्या कहा जाता है? बाल केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित कक्षा। रचनावादी कक्षाओं में दोस्तों अध्यापक और छात्रों में बातचीत के द्वारा या फिर विचार विमर्श के द्वारा ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है। और इसमें रचनावादी कक्षाओं में बच्चे जो हैं समूह में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रशासनिक है। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रशासनिक है। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रशासनिक है। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रशासनिक नहीं है। दोस्तों, अधिगम के दौरान बच्चों के द्वारा की गई त्रुटि जो है कभी भी ये नकारात्मक नहीं होती हैं। एक शिक्षक को हमेशा इसको एक सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा त्रुटि कर रहा है या गलती कर रहा है अधिगम के दौरान, तो वो सीखने के लिए अभिप्रेरित है। यानी वो जो अधिगम आप करा रहे हैं उसको सीखना चाह रहा है, तभी तो वो गलती कर रहा है। गलती करना बच्चे का स्वाभाविक रूप है। ये क्या होता है? अधिगम का एक अभिन्न अंग है। त्रुटि क्या है? अधिगम का एक अभिन्न अंग होती है। त्रुटियों के द्वारा बच्चों की सोच का पता चलता है। शिक्षक को क्या चलता है? बच्चों की सोच का पता चलता है। त्रुटि के द्वारा बच्चों की शिक्षण विधियों का पता चलता है कि एक शिक्षक जो है इस बच्चे के लिए कौन सी शिक्षण विधि अपना सकता है। कोई बच्चा अधिगम में त्रुटि कर रहा है तो उस त्रुटि से क्या होता है, जो शिक्षक को शिक्षार्थी की सीखने की शैली मतलब शिक्षण विधि के बारे में जागरूक होने में सहायता मिलती है। एक शिक्षक बच्चे को उसकी ज़रूरत के अनुसार उसकी शिक्षण विधि से पढ़ा सकता है। ये उसमें मदद करती है। तो दोस्तों, यहाँ त्रुटि जो है एक सकारात्मक रूप होती है। त्रुटि, अगर कोई बच्चा अधिगम में त्रुटि करता है तो इसका मतलब है वो अभिप्रेरित है, बच्चे को अधिगम के प्रति रुचि है। ठीक है। और त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। इनका पूरा नाम है एडवर्ड थॉर्नडाइक।
तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? अधिसंज्ञान, विश्लेषण, सवय विमर्श। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, और 2 सही होगा, या ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। समालोचनात्मक चिंतन में अधिक ज्ञान भी शामिल होता है, अधिसंज्ञान भी शामिल होता है, विश्लेषण भी शामिल होता है और सवय विमर्श भी शामिल होता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 4, अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाई जा रहे विषय में निरस्ता महसूस कर रहे हैं। निरस्ता मतलब बोरियत महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें और उसी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखें। दोस्तों, अगर उन विद्यार्थियों की अनदेखी करेगी एक शिक्षक, तो फिर बच्चे अधिगम कैसे लेंगे? फिर समावेशी शिक्षा जो है कक्षा कैसे कहलाई जाएगी? ठीक है ना। सभी बच्चों को समान रूप से देखना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर बच्चा अधिगम प्राप्त करना चाहता है, शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, ये उसका हक है। ठीक है ना। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। इन विद्यार्थियों को दंडित करे और इसकी सूचना उसके माता पिता को दे। दोस्तों, हमारा ये ऑप्शन भी कट जाएगा। जहां दंड देने की बात हो या रटने की बात हो कि याद कराने की बात हो, ये सब क्या है? नेगेटिव वर्ड हैं। ये हमारे जो है नेगेटिव में तो सही होंगे लेकिन पॉजिटिव में हमेशा गलत होंगे। पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीकों पर पुनः चिंतित करें, ये हो सकता है। मान ले कि यह विद्यार्थी सीखने के लिए समझ से परे है। कहने का मतलब है कि विद्यार्थियों की ये चीज़ समझ से परे है तो वे समझ नहीं पाएंगे उसको। उस विषय वस्तु को जो है शिक्षक को नहीं समझाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हर बच्चा समझ सकता है और हर चीज़ समझ सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर होगा। पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीकों पर पुनः चिंतित करें कि बच्चे बोरियत महसूस कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी विधि से बच्चों को वही विषय वस्तु, वही पाठ, वही प्रकरण पढ़ाया जाए जिससे बच्चों में रुचि उत्पन्न हो। इसको पढ़ाने के तरीकों पर चिंतित हो। इसके मतलब इसे पढ़ाने के लिए जो विधियां हैं उनका चयन करें और एक अच्छी से अच्छी विधि का उपयोग करें जिससे बच्चों में क्या हो? रुचि उत्पन्न हो, निरस्ता की जगह। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। 5 सितारे का मतलब है दोस्तों 5 सितार वैसे नहीं जो कॉफियों में स्टार गुड दे दिया जाता है, वे वाले सितारे। ठीक है। मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आती है या आता है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है। इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। वह विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते हैं उन्हें खेल के सत्र में नहीं जाने दूंगी। दोस्तों, डराना, धमकाना या फिर उनको नेगेटिव लेना बच्चों को, ये ऑप्शन हमारा जो है ऐसा कोई भी ऑप्शन होगा तो वो कट जाएगा। तो चौथा ऑप्शन तो हमारा कट जाता है। दोस्तों, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। इससे क्या होंगे? बच्चे आंतरिक रूप से भी प्रेरित होंगे। आंतरिक रूप से भी प्रेरित का मतलब है स्वयं खुद अंदर से भी प्रेरित होंगे अधिगम के लिए, अधिगम को ग्रहण करने के लिए कि अब कुछ नया सिखाया जा रहा है, अब कुछ नया होने वाला है। तो इससे क्या होता है? बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है। ठीक है ना। तो एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के लिए क्या कहना अच्छा होगा? तो इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अधिगम के लिए बच्चों को कैसे अभिप्रेरित करें, इसके कुछ सिद्धांत होते हैं और कुछ नियम भी पहले देख लेते हैं। जैसे पूर्व ज्ञान, बच्चों को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएं तो बच्चे क्या होंगे? अधिगम के लिए अभिप्रेरित होंगे। पुरस्कार, यहाँ पुरस्कार की बात हो रही है, ये भी एक तरह का पुरस्कार ही होता है दोस्तों, स्टार मिलना। लेकिन हमें सीटेट में सबसे अच्छा विकल्प और सबसे मजबूत विकल्प चुनना होता है। ठीक है ना। तो हमारा सबसे अच्छा विकल्प क्या है? ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सबसे अच्छा विकल्प है। और शिक्षण विधि,
शिक्षण विधि जब बच्चे के अनुसार होगी, बच्चे की क्षमता के अनुसार होगी और बच्चे के अनुसार होगी तो बच्चा क्या होगा, आंतरिक रूप से खुद अभिप्रेरित होगा अधिगम के लिए। विषय वस्तु का स्वरूप, विषय वस्तु का स्वरूप जो है सहज हो, हल्का हो, बच्चे की क्षमता के अनुसार हो। रुचि, ऐसा अधिगम कराएं जिसमें बच्चे को रुचि हो। जिज्ञासा शांत करें, बच्चों की जो जिज्ञासा होती है, जो कक्षा में बच्चे सवाल करते हैं किसी भी प्रकरण के प्रति या किसी भी टॉपिक के प्रति, तो एक शिक्षक को क्या है, उनके जो है तसल्ली पूर्वक उनके उत्तर देने चाहिए, उनका जवाब देना चाहिए, जिससे क्या हो, बच्चों की जिज्ञासा शांत हो। और सक्रिय अधिगम, सक्रिय अधिगम का मतलब है गतिशील अधिगम, बच्चे खुद करके सीखेंगे, ठीक है ना। गतिविधि आधारित शिक्षण, तो यहाँ गतिविधि आधारित शिक्षण की ही बात हो रही है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाता है। सीखने की गति रिक्त स्थान है, पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सीखने की गति व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक या अंत्यक्रिया, कभी कभी पारस्परिक ना कर अंत्यक्रिया भी दे देते हैं, ठीक है ना, अंत्यक्रिया अंत्यक्रिया पर निर्भर होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यह धारणा कि बच्चों के आचरण को पुनर्बलक और दंड द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि विकास प्राथमिक रूप से प्रभावित होता है केवल अनुवांशिकता से, अनुवांशिकता और वातावरण से, केवल वातावरण से, ना तो अनुवांशिकता से और ना ही वातावरण से। दोस्तों पहले यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से पढ़ना। यहाँ पूछा है विकास प्राथमिक रूप से, ठीक है ना, प्राथमिक रूप से प्रभावित होता है। वैसे तो विकास अनुवांशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, लेकिन विकास प्राथमिक रूप से प्रभावित होता है केवल वातावरण से। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, केवल वातावरण से। विकास को प्रभावित करने वाले दोस्तों अन्य और भी कारक हैं, जैसे अधिगम, उम्र, प्रजाति, लिंग, पोषण, संस्कृति, बीमारी, वसानुक्रम और वातावरण। ये क्या है, ये सभी विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता हासिल कर लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? शीर्षगामी सिद्धांत, निकट दूरस्थ सिद्धांत, विकास क्रम की समरूपता, एकीकरण का सिद्धांत। दोस्तों शीर्षगामी सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत जो होता है इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे सिर से पैर की ओर। जब विकास होता है तो वो किस तरह से होता है, वो विकास सिर से पैर की ओर चलता है। विकास ऊपर से नीचे की ओर चलता है, ऊपर से नीचे की ओर चलता है। चोटी से एड़ी की ओर चलता है। ठीक है दोस्तों, अगर विकास सिर से पैर की ओर हो, ऊपर से नीचे की ओर हो और चोटी से एड़ी की ओर हो, तो वो विकास का कौन सा सिद्धांत कहलाता है? वो शीर्षगामी सिद्धांत कहलाता है। एकीकरण का सिद्धांत, इसको जो है दोस्तों संपूर्ण से बारीक की ओर सिद्धांत भी कहते हैं।
इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें पहले बच्चे के संपूर्ण शरीर का विकास होता है, फिर बाद में हाथ पैरों का, और फिर बाद में सबसे अंत में उंगलियों का विकास होता है। इसको बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। लेकिन यहाँ हमारे ऑप्शन में है, क्वेश्चन में है, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता हासिल कर लेता है। यह स्थिति विकास की किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? तो निकट दूरस्थ सिद्धांत की ओर इशारा करती है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, निकट दूरस्थ सिद्धांत। इसका मतलब है सबसे पहले विकास जो होता है वो निकट, शरीर के निकट अंकों में होता है। तो शरीर के निकट अंग कौन से होते हैं? सबसे केंद्र का अंक होता है रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी के निकट अंक, जो पास अंक होते हैं, वो कौन से अंक होते हैं? वो होते हैं हाथ, पैर। ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है? हाथ पैरों का विकास होता है, फिर उंगलियों का विकास होता है। तो इसी क्रम में बच्चा क्या होता है, अपनी उंगलियों पर नियंत्रण करने से पहले अपने हाथ और पैरों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जब आप उसको कुछ वस्तु देते हैं, कोई खिलौना देते हैं, तो वो दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है ना। फिर वो एक हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, और अंत में वो उस चीज को उंगली से पकड़ना सीख जाता है। ठीक है ना। तो ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है? ये निकट दूरस्थ सिद्धांत कहलाता है। गामक और संज्ञानात्मक विकास रिक्त स्थान होता है बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, वयस्कावस्था तक, संपूर्ण जीवन काल के दौरान। गामक और संज्ञानात्मक विकास किशोरावस्था तक होता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था। दोस्तों किशोरावस्था की उम्र होती है 12 से 18 वर्ष तक। किशोरावस्था में बुद्धि का विकास तीव्र होता है। किशोरावस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। किशोर अवस्था को तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था के अन्य नाम भी हैं दोस्तों। तनाव की उम्र, तूफान की उम्र, संघर्ष की उम्र कौन सी है? किशोर अवस्था होती है। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा होता है? किशोर अवस्था। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? विद्यालय, धर्म, परिवार या फिर समुदाय? दोस्तों बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण यानी प्राथमिक समाजीकरण की जो एजेंसी है वो कौन सी है, या संस्था कौन है? प्राथमिक समाजीकरण बच्चे का कहाँ से शुरू होता है? तो वो हमारे परिवार से शुरू होता है। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? परिवार। बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है? परिवार से शुरू होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, परिवार। लेकिन द्वितीयक, आपसे कभी कभी क्वेश्चन में द्वितीयक भी पूछ लेता है। द्वितीयक मतलब दूसरी संस्था कौन सी है समाजीकरण की? समाजीकरण की दूसरी संस्था या द्वितीयक संस्था कौन सी है? तो समुदाय, समुदाय नहीं, विद्यालय, पास पड़ोस, सहकर्मी समूह, खेल का मैदान, ये सब क्या है? ये सब समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसी यानी दूसरी संस्था है। पहली संस्था परिवार है। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है,
भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया हैं। भाषा और चिंतन दोनों जन्मजात धारणाएं हैं। दोस्तों, चिंतन का मतलब होता है विचार। तो भाषा और चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के जो कथन है वो है विचार पहले है। ठीक है ना। पियाजे के अनुसार विचार पहले है, भाषा बाद में। पियाजे कहते हैं अगर विचार नहीं होगा तो हम अपने विचारों को भाषा में कैसे बदलेंगे। अगर हमें किसी भाषा का उपयोग करना है तो उसके लिए मस्तिष्क में विचार का आना बहुत जरूरी है। तो पहले विचार है, बाद में भाषा है। बच्चे भाषा खुद प्रयास करके सीखते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन भी पियाजे का है। दोस्तों, जबकि वाइगोस्की क्या कहते हैं? वाइगोस्की कहते हैं भाषा पहले है, विचार बाद में है। ठीक है ना। भाषा के बिना विचारों की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वाइगोस्की और पियाजे के जो विचार हैं यहाँ पर एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं, एक दूसरे के उल्टा है। यहाँ पर हमारी बात हो रही है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने कहा है विचार पहले हैं, भाषा बाद में। और चिंतन का मतलब होता है विचार। तो चिंतन यानी विचार भाषा का निर्धारण करता है। ठीक है ना। विचार पहले है, उसके बाद भाषा बनेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। इसका मतलब है कि विचार पहले है और भाषा बाद में। जब हमारे मस्तिष्क में कोई विचार आएगा, उस विचार की अभिव्यक्ति के लिए हमें भाषा का उपयोग करना पड़ेगा। तो भाषा बाद में है। तो चिंतन क्या करता है? चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 12, 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? केंद्रीयता, क्रमबद्धता, संरक्षणता, परिपक्वता। दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जिसके इन्होंने 4 चरण बताए थे, जिसमें पहला चरण होता है स्वेदी पेशी अवस्था। इसमें बच्चे की उम्र होती है जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे की उम्र होती है 2 से 7 वर्ष तक। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह है पूर्व, यह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे की उम्र होती है 7 से 11 वर्ष। चौथी है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे की उम्र होती है 11 से 16 वर्ष तक। तो दोस्तों, 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, बराबर मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल आता है। तो जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कौन से चरण पर है। ये है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण। दोस्तों, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर आ जाएगा, केंद्रीयता। दोस्तों, केंद्रीयता में होता क्या है? अगर बच्चे से आप पूछेंगे कि 2 डंडे, मान लो सपोज करो बच्चा इस पोजीशन पर है, यहाँ पर बच्चा खड़ा है और बच्चे के सामने आपने 2 डंडे रख दिए, एक तो ये
और एक ये। अब बच्चे के सामने जो पहले डंडा है, जो बच्चे के पास डंडा है, अगर आप बच्चे से पूछेंगे कि कौन सा डंडा बड़ा है, तो जो डंडा बच्चे के पास है बच्चा उसी को बड़ा बताएगा। इसको बोलते हैं केंद्रीयता। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? केंद्रीयता। किसको बोलते हैं? जो चीज़ बच्चे के सामने होती है, पास होती है, तो उस चीज़ को बच्चा क्या बताता है? बड़ा बताता है। जबकि आप उससे पूछेंगे कि कौन सा छोटा डंडा है, तो वो पीछे वाले को छोटा डंडा बताएगा, क्योंकि वो दूर है। ठीक है, इसी को बोलते हैं केंद्रीयता। और ये कौन सी अवस्था में होता है? तो ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरे चरण में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 13, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में व्युत्क्रमणीयता, किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना, किस चरण की बुनियादी धारणा है? दोस्तों देखो, व्युत्क्रमणीयता, यहाँ पर जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं, उस चरण को पूछ लिया कि बच्चा कौन से चरण पर है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में व्युत्क्रमणीयता, किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना, किसी भी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी धारणा है? अब आप समझ गए होंगे व्युत्क्रमणीयता क्या होती है। किसी भी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना, ठीक है ना, किसी भी काम को वापिस उल्टे क्रम में आ पाना क्या कहलाता है? व्युत्क्रमणीयता कहला पाता है। तो ये कौन सी अवस्था में होती है? संवेदीगामक अवस्था। दोस्तों संवेदीगामक अवस्था मैंने बताया था 0 से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या किसी भी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाएगा? सपोज करो आपने यहाँ पर बच्चे को पहले डंडा बनाना सिखाया, ठीक है ना, अब आपने उसको यहाँ से आधार बनाना सिखाया और बताया कि एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। फिर आपने यहाँ एक लाइन और खींची और बताया कि अब त्रिभुज बन चुका है। अगर आप अब बच्चे से कहेंगे इसमें से समकोण कहाँ है, समकोण को वापस लाओ, तो बच्चा समकोण को बता देगा, इस लाइन को हटा देगा। ये होता है किसी क्रिया को उल्टा करना पाना। तो क्या 2 से 2 वर्ष तक का बच्चा ये कर सकता है? नहीं कर सकता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों 7 से 11 वर्ष 2 से 7 वर्ष तक की होती है। 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? इस अवस्था में बच्चे में संरक्षण का अभाव रहता है, सजीवता आती है, अनुकरण आता है, अविलोमता आती है, लेकिन व्युत्क्रमणीयता नहीं होती है। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष की है, ठीक है ना, इस अवस्था में बच्चे में व्युत्क्रमणीयता आ जाती है, बच्चे में विलोमता भी आ जाती है, और भी गुण होते हैं जैसे विलोमीयता, संरक्षण, गणितीय संक्रिया, श्रृंखला, किसी चीज को या किसी अंकों को एक क्रम में लगाना। जैसे बच्चे को अगर आप कहेंगे कि 2, 4, 6, 8, है ना, ये क्या है, तो ये पढ़ना है होकर बच्चा कहेगा कि ये एक निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या अंतर है संख्या का, क्योंकि हर किसी संख्या में 2 का अंतर आ रहा है, 2, 4, 6, 8। तो इसको बोलते हैं श्रृंखला। समानता, क्रम, ये सब कौन सी अवस्था की विशेषताएं हैं? तो ये सभी मूर्त संक्रियात्मक चरण की अवस्था की विशेषताएं हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक गणित अध्यापक उच्चतर कौशल वाले छात्रों का इस्तेमाल अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन में करवाती है। यहाँ वे किस सैद्धांतिक प्रारूप का उपयोग करने का प्रयास कर रही हैं? लेव वाइगोस्की का सामाजिक रचनावाद, B.F. स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, जेरोम ब्रूनर का रचनावाद, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन को एक बार और बारीकी से पढ़िए। एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल वाले यानी उच्च कौशल वाले या फिर
बड़ी क्लास वाले छात्रों का इस्तेमाल अपने सहपाठी छोटी कक्षा की सहायता और मार्गदर्शन के रूप में करवाती है। कहने का मतलब है बड़ी क्लास के बच्चों से छोटी क्लास के बच्चों को पढ़वा रही है या उनका मार्गदर्शन करा रही है, उनको मदद हेल्प दुआ रही है बड़ी क्लास के बच्चों से। वो खुद नहीं बता रही है, वो बच्चों से, बड़े बच्चों से, जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, जो उनसे अधिक होशियार बच्चे हैं, उनसे जो है अपनी कक्षा के बच्चों की सहायता करा रही है मार्गदर्शन के रूप में। तो ये किस सिद्धांत का उपयोग कर रही है? तो वो कर रही है लेव वाइगोस्की के सामाजिक रचनावाद का उपयोग। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोस्की का सामाजिक रचनावाद। दोस्तों इस सिद्धांत को कब प्रतिपादित किया था? तो इस सिद्धांत को लेव वाइगोस्की ने, यानी सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत को लेव वाइगोस्की ने 1968 में प्रतिपादित किया था। ठीक है ना, और इसी को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है ना, जो प्रश्न में आपसे पूछा गया है वो सीधा सीधा ना पूछकर घुमा फिरा कर पूछा गया है, तो इसी को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, जब बच्चे को किसी शुरुआत में कोई मदद दी जाए संकेत के द्वारा, इशारे के द्वारा, उसको क्या बोला जाता है? स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, लेव वाइगोस्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? परिपक्वता और संस्कृति, भाषा और भौतिक जगत, भाषा और संस्कृति, भाषा और परिपक्वता। दोस्तों इस पर ये तीनों सिद्धांत, भाषा, परिपक्वता और संस्कृति, भाषा और भौतिक जगत, भाषा और परिपक्वता, ये वाइगोस्की ने नहीं दिए हैं और न ही इनके बारे में कुछ बताया है। लेकिन भाषा के बारे में बताया है और संस्कृति के बारे में बताया है। तो यहाँ पर लेव वाइगोस्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास के सिद्धांत जो हैं भाषा और संस्कृति पर आधारित होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, भाषा और संस्कृति। क्योंकि पियाजे ने भाषा के बारे में कथन दिया है कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है, जबकि पियाजे ने कहा है विचार पहले है, भाषा बाद में है। और सामाजिक, जब भी कभी सामाजिक अंत्यक्रिया हो, सामाजिक अंत्यक्रिया, सामाजिक संस्कृति, ये किसके सिद्धांत हैं? ये वाइगोस्की के सिद्धांत है। अगर समाज से जुड़ा कोई भी ऑप्शन हो और उसमें ऑप्शन या फिर लेव वाइगोस्की क्वेश्चन में हो, तो समाज से जुड़ा कोई भी ऑप्शन होगा वही जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि लेव वाइगोस्की ने सबसे ज़्यादा बल सामाजिक अंत्यक्रिया, सामाजिक संस्कृति पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, जेंडर एक अवधारणा है, मनोवैज्ञानिक, जैविक, सामाजिक या फिर शारीरिक? दोस्तों जेंडर एक अवधारणा है। जेंडर किसकी रचना है ना? जेंडर यानी लिंग, स्त्री पुरुष, ये सब किसकी रचना है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, स्त्री ये काम कर सकती है, पुरुष ये काम करेगा, ये सब किसकी अवधारणा है? तो ये मनोवैज्ञानिक भी नहीं है और जैविक भी नहीं है और ये शारीरिक भी नहीं है, ये है सामाजिक। क्योंकि समाज ने ही लिंग में भेदभाव किया है, बताया है कि स्त्रियां जो होती हैं वे सहज होती हैं, सरल होती हैं, जबकि पुरुष कठोर होते हैं और जो है कठिन कार्य कर सकते हैं। तो ये किसकी अवधारणा है? ये समाज की अवधारणा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होएगा, जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? अंतर्वैयक्तिक, प्रकृतिवादी, भाषाई, अंतःवैयक्तिक। दोस्तों नीता क्या कर रही है? सभी प्रकार के जानवर, पौधों, धातुओं, खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है, उसमें वो इंटरेस्टेड है। तो ये कौन सी बुद्धि है नीता में? भाषाई बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। दोस्तों नीता में है प्रकृतिवादी बुद्धि। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृतिवादी बुद्धि, क्योंकि उसे प्रकृति से लगाव है, जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों के बारे में उसको पहचान है और वो उनका वर्गीकरण कर सकती है और इसके प्रति वो अभिप्रेरित भी है और इसमें वो रुचि भी लेती है। तो नीता में कौन सी बुद्धि है? प्रकृतिवादी बुद्धि है। जिन व्यक्तियों को प्रकृति से प्यार हो, पेड़ पौधों से, जानवरों से, या जो इनकी खोजबीन करता हो, उस व्यक्ति में कैसी बुद्धि होती है? प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? वैयक्तिक विभिन्नता, दोस्तों वैयक्तिक विभिन्नता होती क्या है? इस दुनिया में कभी भी
दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वह जुड़वा ही क्यों ना हो। अगर वे जुड़वा बच्चे भी होंगे ना, तो भी उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाएगी। जैसे बुद्धि कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना, संवेग के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, शरीर के आधार पर तो भले ही रंग रूप के आधार पर सेम हो गए हों, सेम है, लेकिन हो सकता है उनकी बुद्धि अलग अलग हो। एक बच्चे की बुद्धि हाई हो तो एक की थोड़ा लो हो, मतलब आईक्यू लेवल एक का कम हो एक का अधिक हो, ठीक है। या भावात्मक रूप से जो है उनमें भिन्नता पाई जाती होगी, किसी बच्चे में क्रोध ज़्यादा है, किसी बच्चे में कम है। तो कुछ ना कुछ एक दूसरे से जो भी क्रिया अलग करती है व्यक्ति को, उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी भी कोई दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। अगर आपको ऑप्शन में ये दे देना कि दो बच्चे या पूरी कक्षा जो है एक समान गतिविधि से सीख रही है, तो ये नेगेटिव ऑप्शन होगा, इसको देखते ही काट देना। ध्यान रखना, कभी भी पूरी कक्षा एक साथ अधिगम ग्रहण नहीं कर सकती है, और उतनी ही मात्रा में, ठीक है ना, क्योंकि एक कक्षा में सभी तरह के बच्चे होते हैं, प्रगतिशील बच्चे भी, सामान्य बच्चे भी, मंदबुद्धि बच्चे भी। तो सभी बच्चे एक साथ अधिगम ग्रहण नहीं कर सकते। कुछ बच्चे जल्दी अधिगम को ग्रहण कर लेते हैं, कुछ थोड़ा समय लेते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर कक्षा में सभी बच्चे समान रूप से अधिगम कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ व्यक्तिक विभिन्नता का हनन हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल गलत होगा। तो कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उसकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। दोस्तों, दंड देना, कड़े नियम बनाना, कठिन शब्दावली का उपयोग करना, ये सब नेगेटिव है। प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए। देखो यहाँ क्या लिखा है, सभी के लिए समान। अब वो तो जिसको व्यक्तिक विभिन्नता के बारे में पता नहीं होगा ना, तो वो इसी ऑप्शन को राइट कर देगा कि यहाँ सभी को समान रूप से देखा जा रहा है। दोस्तों, एक शिक्षक को बच्चों को सभी बच्चों को समान रूप से देखना चाहिए, समान रूप से जो है अधिगम कराना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन सभी बच्चों के लिए समान पाठ्यक्रम, समान अधिगम, समान शिक्षण विधि जो है, ये कभी भी कामयाब नहीं होती हैं, ठीक है ना। एक कक्षा में कई तरह के बच्चे होते हैं, तो सभी बच्चों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए। उनकी क्षमता, उनकी ग्रहण शक्ति के अनुसार, बच्चों के अनुसार ही शिक्षण विधि अपनानी चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन कट जाता है, सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी के लिए समान नहीं हो सकता। विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल, विविध का मतलब है अलग अलग तरीके के अलग अलग अवसर प्रदान करने चाहिए विद्यार्थियों के अनुसार, उनकी ग्रहण शक्ति, उनकी क्षमता के अनुसार अधिगम के अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे जो है छात्र अधिगम को ग्रहण करने में रुचि लें और सहजता से अधिगम को ग्रहण कर सके। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, यहाँ जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ये उसके कुछ चरण हैं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुख, दंड और अभिकारिता उन्मुखीकरण, सामाजिक व्यवस्था उन्मुखीकरण, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 स्तर थे। कितने? 3 स्तर। 3 स्तर और 6 चरण। हर एक स्तर में 2 चरण, यानी 3 स्तर में कितने चरण हुए? 6 चरण हुए। तो जो नैतिक विकास के सिद्धांत का पहला चरण है, पूर्व पारंपरिक चरण है। इसमें क्या है? 2 चरण है इसके, दंड एवं आज्ञा पालन चरण, यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता। तो दोस्तों, दंड अभिकारिता उन्मुखीकरण क्या होता है? अगर किसी कार्य को हम दंड के कारण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, किसी कार्य को हम दंड के कारण नहीं कर पा रहे हैं, जैसे चोरी करना गलत है, रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने से व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। यहाँ कह रहा है दूसरे लोग निष्कासित कर देंगे। अगर यहाँ होता चोरी करने के वजह से उसको दंड दिया जाएगा, मारपीट करी जाएगी उसके साथ, उसको जेल भेज दिया जाएगा, अगर रोहित को ये लगता और फिर वो कहता चोरी करना गलत है, इसलिए चोरी करना गलत है क्योंकि तुमको सजा हो सकती है, जेल हो सकती है,
इसलिए चोरी करना गलत है। तो यहाँ क्या होता है, हमारा स्तर 1 जो होता है वो राइट आंसर होता है, दंड और अभिकारिकता उन्मुखीकरण। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि रोहित को कि चोरी करना गलत है? क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग जो हैं उसको पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पसंद नापसंद की बात हो रही है कि दूसरे लोग चोरी करने के व्यवहार की वजह से रोहित को निष्कासित कर देंगे, अपने समाज से, अपनी नज़रों से गिरा देंगे। तो वो क्या बनना चाह रहा है? वो एक अच्छा लड़का, एक अच्छी लड़की उन्मुख बनना चाह रहा है। एक अच्छा लड़का दूसरों की नज़रों में एक अच्छा लड़का बनना चाह रहा है, इसीलिए वो चोरी नहीं कर रहा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राइट आंसर होगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण। दोस्तों इसका स्तर कौन सा है? स्तर है इसका दूसरा, चरण है इसका तीसरा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण। बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है कहलाता है रूब्रिक, फाइल, आंकड़ों का प्रपत्र, पोर्टफोलियो। दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में जो होता है छात्रों के विभिन्न कार्यों का या विभिन्न गतिविधि का एक संग्रहण मतलब उसके जो कागज पत्र होते हैं जो एक शिक्षक ने बनाए हुए होते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। किसमें? पोर्टफोलियो में। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या है? छात्रों के कार्यों के उद्देश्यपूर्ण संग्रह के रूप में परिभाषित करता है। यह किसी भी दिए गए किसी भी दिए गए क्षेत्र में छात्र के प्रयास या प्रगति को उपलब्ध कराता है या दर्शाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, पोर्टफोलियो। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को रिक्त स्थान बनाती है। सक्रिय अन्वेषण, सक्रिय अनुयायी, निष्क्रिय अनुयायी, निष्क्रिय अन्वेषक। दोस्तों यहाँ बात हो रही है एक प्रगतिशील कक्षा की, प्रगतिशील स्कूल की। ठीक है ना, उसमें बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो बच्चों को कैसा बनाती है? अन्वेषक। सबसे पहले जानिए अन्वेषक क्या होता है। अन्वेषक का मतलब होता है खोज करना, खोज करना या बच्चे को खोजी बनाना। ठीक है, और सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव तौर पर। ठीक है, तो निष्क्रिय और अनुयायी और निष्क्रिय अन्वेषक ये तो हमारे ऑप्शन कट जाते हैं, और सक्रिय अनुयायी भी नहीं होगा क्योंकि वो कोई साधना नहीं कर रहा है जो किसी का अनुयायी बनेगा। ठीक है, सक्रिय अन्वेषक, खोजकर्ता। यहाँ क्या होगा? प्रगति स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को क्या बनाती है? सक्रिय अन्वेषक, खोजकर्ता, खोजी बनाती है, ताकि बच्चा खुद गतिविधि आधारित शिक्षण करे और खुद करके सीखे, खुद किसी समस्या का समाधान करे। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रवाहिता, विस्तार और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? अह केंद्रीकरण, बाह्य अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता, परार्यात्मक स्थिरता। दोस्तों प्रवाहिता, विस्तार और लचीलापन किसके लक्षण हो सकते हैं? ये होते हैं सृजनात्मकता के लक्षण। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, सृजनात्मकता। दोस्तों सृजनात्मकता के 4 तत्व होते हैं। कितने? 4 तत्व होते हैं। पहला है प्रवाहिता, दूसरा है लचीलापन, तीसरा है मौलिकता, चौथा है व्यापकता, या फिर विस्तार। ठीक है, ये 4 तत्व किसके हैं? ये चारों तत्व सृजनात्मकता के हैं। और ये किसने बताए हैं? सृजनात्मकता के 4 तत्वों को किसने बताया है? गिलफोर्ड ने। अस्थिजन्य समस्याओं वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, अंतः संरचना अभिगम्यता, अधिकारियों का सख्त दृष्टिकोण, विशेष स्कूल में स्थापन। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशनों की प्रैक्टिस कराई जाती है और तैयारियां भी कराई जाती हैं।
दोस्तों समावेशन क्या होता है? समावेशन होता है जहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ें, सामान्य बच्चे भी, मंदबुद्धि बच्चे भी और प्रगतिशील बच्चे भी, और जिनको जो है निकट या दूरदृष्टि दोष है, या जिनके शरीर में किसी तरह की कोई विकलांगता है, किसी को कोई अस्थिजन्य है, अस्थिजन्य मतलब हड्डियों से संबंधित किसी को कोई परेशानी है, या पाँव में पोलियो है, या कोई किसी के शरीर का अंग नहीं है, इन सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना समावेशन कहलाता है या समावेशी कक्षा कहलाती है। तो इसके लिए जरूरी है अध्यय संरचना अभिगम्यता। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, अध्यय संरचना अभिगम्यता। दोस्तों मानकीकृत पाठ्यक्रम क्रम का मतलब होता है जो मानक तय कर दिए गए हैं वो सभी बच्चों को पढ़ाए जाएं। दोस्तों सभी बच्चों को आप मानकीकृत पाठ्यक्रम या कोई भी पाठ्यक्रम सभी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि सभी बच्चों की बुद्धि क्षमता ग्रहण शक्ति अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब हमारा जो है ऑप्शन कट जाता है। अधिकारियों का सख्त दृष्टिकोण, ये भी कट जाएगा। विशेष स्कूल में स्थापन, अगर आप उनको विशेष स्कूल में भेज दोगे तो दोस्तों फिर समावेशन कहाँ रह जाएगा। समावेशन का मतलब ही है सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। पठन वैफल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? अधिगम विकारों का बहुक्रम, हल्की मानसिक मंदता, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञामक अक्षमताएं। दोस्तों पठन वैफल्य, जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, क्या पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, तो उसको कौन सा अधिगम होता है, विकार होता है? उसको होता है डिसलेक्सिया। क्या होता है? डिसलेक्सिया। तो ये क्या है? ये अधिगम विकारों का बहुक्रम है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? समता, पृथकीकरण और लेबलिंग, विभिन्नता हेतु व्यवस्था अनुकूलन, व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना। दोस्तों देखो समावेशी कक्षा क्या होती है या शिक्षा क्या होती है? जहाँ सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए। अब देखो समावेशी अध्यापन का सिद्धांत क्या नहीं है, इसमें पूछ रहा है, नहीं है, ठीक है ना। समता समावेशी अध्यापन का सिद्धांत है। विभिन्नता हेतु व्यवस्था अनुकूलन, बच्चों की विभिन्नता यानी बच्चों के अलग अलग तरीकों, उनकी बुद्धि, उनकी ग्रहण क्षमता के अनुसार जो हो उनको अनुकूलन करने की क्षमता हो, ये भी है। व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना, बच्चों की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, जैसे कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा देर से सीखेगा, कोई बहुत देर से सीखेगा, इसको एक शिक्षक को जो है सहजता के रूप में लेना चाहिए और धैर्य से उनको अधिगम कराना चाहिए। ये बच्चों का एक गुण होता है व्यक्तिगत विभिन्नता, तो हमारा ये भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन पृथकीकरण और लेबलिंग, पृथकीकरण का मतलब होता है अलग अलग करना, अलग अलग करना। लेबलिंग का मतलब होता है बच्चों पर मोहर लगाना। मोहर लगाने का मतलब है कि ये बच्चा कमज़ोर है, उस पर लेबल लगा दो, सभी बच्चों को, सभी स्कूल को बता दो कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है। और पृथकीकरण का मतलब होता है अलग अलग करना। अब सामान्य बच्चों को एक तरफ ले लो, जो बहुत होशियार बच्चे हैं उनको अलग कर दो, और जो बिल्कुल मंदबुद्धि बच्चे हैं ना उनको अलग कर दो। क्या ऐसा हो सकता है? ये सभी समावेशी शिक्षा के खिलाफ है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पृथकीकरण और लेबलिंग, किसी भी बच्चे पर मोहर नहीं लगानी चाहिए कि ये बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है या पढ़ने में असमर्थ है। हर बच्चा सीखना चाहता है, वो आज नहीं तो कल सीखेगा जरूर, थोड़ा देर से सीखेगा पर सीखेगा जरूर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, पृथकीकरण और लेबलिंग। जब छात्र एक व्यवहार का अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? मॉडल क्रियाओं को याद रखना, मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन, मॉडल के व्यवहार का दोहराना और अभ्यास करना। दोस्तों जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखता है, अवलोकन द्वारा सीख रहा है किसी व्यवहार को या किसी क्रिया को अवलोकन के द्वारा सीख रहा है, तो वो अवलोकन किसका कर रहा है? जाहिर सी बात है वो किसी दूसरे व्यक्ति का अवलोकन कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा? अवलोकन जिस भी व्यक्ति का अवलोकन कर रहा है तो वो किसी भी अरे गहरे का तो नहीं कर रहा होगा ना। जो बहुत होशियार होगा या जो जिसकी उसमें रुचि होगी, जो उसका हीरो होगा, उसका अवलोकन कर रहा होगा, उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहा होगा।
ठीक है ना। तो या तो वो क्रिकेटर हो सकता है, हीरो हो सकता है, कोई भी अगर बच्चा खेल से रुचि ले रहा होगा तो वो क्रिकेटर पर का अवलोकन करेगा, कोई किसी बच्चे को एक्टिंग में शौक होगा तो वो हीरो हीरोइन का जो है मॉडल बनाएगा। तो ये होता है मॉडल, या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन द्वारा जब सीखते हैं। अवलोकन हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति की हमें कोई आदत, कोई चीज़, कोई क्रिया अच्छी लगने लगती है, तो उस व्यक्ति की वो आदत, वो व्यवहार को अपने अंदर डालना क्या कहलाता है? अवलोकन कहलाता है। सॉरी, अवलोकन कहलाता है उस व्यक्ति की बारीकी से जांच करना, उसके व्यवहार की, उसकी आदत की, क्योंकि वो सब क्रियाएं हमें अपने व्यवहार में डालनी है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये मॉडल कहलाता है। मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। सबसे पहला चरण क्या होता है प्रक्रिया, इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? तो मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना। क्योंकि जब आप अपने मॉडल पर, अपने हीरो पर, कोई भी हो चाहे वो, है ना, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तभी तो उसका अवलोकन करेंगे बारीकी से, उसके व्यवहार का, उसकी आदतों का, तो वो किस तरह से खेलता है या किस तरह से डांस करता है, किस तरह से एक्टिंग करता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना। और जब उस मॉडल की आदतें या व्यवहार हम अपने अंदर ढालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं प्रतिधारण। अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, त्रुटियां अधिगम का एक अभिन्न अंग होती हैं और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं त्रुटियां। ठीक है, तो क्योंकि वह कमज़ोर और तेज छात्रों की पहचान कर सकती है, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को वह समझ सकती है, वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है, वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है त्रुटि एक भाग होता है, त्रुटि एक अधिगम का एक अभिन्न अंग होता है, क्योंकि यह क्या होता है, ये बच्चे की चिंतन प्रक्रिया को समझने में मदद करता है, ना कि वह कमजोर और तेज छात्रों की पहचान कर सके इसलिए त्रुटियां महत्वपूर्ण होती है। नहीं दोस्तों, इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित करें, नहीं दोस्तों, क्योंकि वो कुछ गलती, ऐसी कोई गलती नहीं कर रहा है, वो त्रुटि कर रहा है, वो अधिगम के दौरान त्रुटि कर रहा है। अधिगम के दौरान त्रुटि करने का मतलब है बच्चा अभिप्रेरित है, बच्चा सीखना चाह रहा है। ठीक है ना, तो उसकी शिकायत किस चीज़ की? जब बच्चा खुद सीखना चाह रहा है तो उसकी शिकायत किस चीज़ की? नहीं, उसकी शिकायत अभिभावकों से या किसी से भी नहीं होगी। वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। नहीं दोस्तों, हम त्रुटि को एक शिक्षक को त्रुटि को समझना इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होता है कि वो छात्रों को अलग कर दे कि ये बच्चे कमज़ोर हैं, ये बच्चे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और उनको श्रेणीबद्ध कर दे, नहीं। ठीक है ना, क्योंकि वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया, बच्चों की सोच को समझ सकती है। उस त्रुटियों के माध्यम से जो बच्चे ने गलतियां करी हैं, जो बच्चों ने त्रुटियां करी हैं अधिगम के दौरान, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया, उसकी सोच की प्रक्रिया को एक शिक्षक समझ सकती है, इसलिए त्रुटियों को समझना अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम रिक्त स्थान होना चाहिए विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक, व्यवहारात्मक। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रयोगात्मक होना चाहिए, क्योंकि बच्चे खुद प्रयोग करेंगे, खुद गतिविधि आधारित शिक्षण करेंगे, खुद करके सीखेंगे। यही जो है 2020 की नीति है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोगात्मक। दोस्तों कभी कभी इसको जो है ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति को NEP के नाम से दे देता है, NEP 2020। तो NEP 2020 जो है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों के बीच होता है अनुभवात्मक शिक्षा और आलोचनात्मक सोच, जो बच्चों की सोच को बढ़ावा देता है। तो भारत में कौशल विकास एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है, इसीलिए प्रयोगात्मक विकास, ठीक है ना, कौशल विकास जो होता है प्रयोगात्मक विकास को ही कहते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? प्रयोगात्मक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। इस दुश्चिंता से निपटने के लिए वह रिक्त स्थान तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। समस्या समाधान के लिए, भाव प्रबंधन के लिए, परिहार्यता के लिए या फिर इकरार के लिए।
दोस्तों, जहाँ पर परीक्षा शुरू होने से पहले तन्वी गहरे और लंबे सांस भर रही है, वो किस लिए कर रही है ऐसा? अपने भावों को अपने पे हावी नहीं होने देना चाह रही है। परीक्षा के दौरान आने वाले डर, आने वाला जो जिस कारण से बच्चे नर्वस हो जाते हैं, परीक्षा हॉल में पहुंचकर ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, नर्वस हो जाते हैं, डरने लगते हैं। भले ही उनको सब चीज़ आती हो, लेकिन वे फिर भी नर्वस हो जाते हैं। तो तन्वी गहरे और लंबे सांस ले रही है अपने भावों को प्रबंधन करने के लिए, अपने भावों पर नियंत्रण करने के लिए। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, भाव प्रबंधन। कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तक को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक प्रतियोगी अधिगम करता है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगम करता है, निष्पादनोभिमुखी अधिगम करता है, बाह्य रूप से